बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास हाइपरीमिया कंजेशन है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हाइपरीमिया और कंजेशन में क्या फ़र्क होता है कि हाइपरीमिया और कंजेशन में ये होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है ना टिश्यू की तरफ वो बढ़ जाता है। अब हाइपरीमिया के अंदर होता है ना ब्लड फ्लो जो टिश्यू की तरफ बढ़ता है वो इसलिए बढ़ता है कि हमारे पास जो आर्टीरीज की डायलेशन हो जाती है, और जो कंजेशन होता है उसके अंदर क्या होता है कि कॉन्जेस्ट हो जाता है, यानी कि वो जो वेनस आउटफ्लो है, ड्रेनेज है, वो ख़त्म हो जाती है। एक एक्टिव प्रोसेस है, ये एक पैसिव प्रोसेस है। ठीक है। अब एक्टिव प्रोसेस जो होता है इसके अंदर एडीमा होता है, वो नहीं होगा इसके अंदर। एडीमा होता है इसके अंदर, जो अपीयरेंस होती है टिश्यू की जो हमें आएगी, वो ब्लड जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इसमें डीऑक्सीजनेटेड होता है, तो इससे टिश्यू के अपीयरेंस से वो रेड आएगी, इसमें सियानोस्ट आएगी। ठीक है, ब्लूइश रेड आएगी। ये कब होता है? जब मीनो पाउजर फ्लश होता है। मीनो पाउजर फ्लश होता है, मस्कुलर एक्सरसाइज वगैरह होती है, तब होती है। ये तब होता है कि हमारे पास जब वीनस ऑब्स्ट्रक्शन होती है, सिरोसिस होता है लीवर का, या राइट साइडेड लीवर हार्ट फेल, जब हार्ट फेलर हो जाता है, ठीक है, या फिर हमारे पास जो है ना सिरोसिस ऑफ लीवर हो जाती है। ये हाइपरीमिया कंजेशन में आ गया। फिर उसके बाद अगला जो सवाल है वो हमारे पास ये आता है कि एडीमा की कॉजेज़ क्या होती हैं। एडीमा क्या होता है कि एडीमा होता है कि जो है ना फ्लूइड का वो बाहर आना, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आना। ठीक है, वहाँ पे आना उसको हम एडीमा कहते हैं। ठीक है। अब वो क्यों आता है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, या फिर हम इसकी वजह से लिखी हुई है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है, फिर या प्लाज्मा ऑस्मोटिक जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, हाइपर प्रोटीनीमिया हो जाता है। ठीक है। उसके बाद लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, या सोडियम की रिटेंशन हो जाती है, या सोडियम वाटर की रिटेंशन या इन्फ्लेमेशन वगैरह हो जाती है, इन वजह से एडीमा हो जाता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट काजेज हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास सवाल आता है वो ये आता है कि हमारे पास ट्रांसुडेट और एक्सुडेट में क्या फ़र्क होता है। अब जो ट्रांसुडेट एक्सुडेट ये होता है कि एक्सुडेट के अंदर ये होता है कि एक्सेप्ट से याद करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं ना किसी बंदे से। तो एक्सपेक्ट में क्या होता है कि हमारे पास जो है ना एक्सुडेट के अंदर ना प्रोटीन ज़्यादा हो जाता है, और ट्रांसुडेट के अंदर जो है ना प्रोटीन की अमाउंट कम होती है। अब इसके अंदर जो प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा होती है वो क्या होता है? फाइब्रोनोजन होता है, इसके अंदर एल्ब्यूमिन ज़्यादा होता है। इसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो 4 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाता है, इसमें 3 ग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है 1.018 होती है, इसकी 1.015 होती है। ठीक है। और इस तरह होती है, इसकी पीएच ज़्यादा हो जाती है 7.3, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो प्रोटीन नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो वो एक बेसिक हमारे पास सोल्यूशन बना देते हैं। तो पीएच जो होती है ना 7.3 से ज़्यादा होती है, इसकी 7.3 से कम होती है। इसकी एलडीएच ज़्यादा होती है, इसकी एलडीएच कम होती है। इसके अंदर क्या एग्जांपल आ जाती है हमारे पास जो है ना, पस हमें नज़र जो आती है पायोजेनिक फीवर वगैरह में। ठीक है, पायोजेनिक फीवर्स में, तो उसमें जो होती है ना हमारे पास वो होती है एक्जुरेट। और ट्रांजुरेट में क्या होता है? फ्लूइड जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के अंदर होता है ना, उसके अंदर ये होती है। अब इसकी नेचर कैसी होती है? इन्फ्लेमेटरी होती है, इसकी नॉन इन्फ्लेमेटरी होती है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लिम्फेटिक ये ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, ये तो अलग है। लेकिन वो सवाल ये पूछता है कि हमारे पास ये रिड्यूस प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर या नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह से क्या सीन होता है। तो उसमें जो आपने ना ये वाला चीज़ बनानी होती है, या ओवरऑल जो है हम ये बात याद करना होता है, किसी सवाल में हम इसे लगा सकते हैं। ठीक है। अब हार्ट फेलियर होता है, हार्ट फेलियर से क्या होता है? आपके पास जो वीनस, आपके पास जो कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जब कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है ना, तो उसके अलावा उसमें क्या होता है? फिर एडीमा हो जाता है, या फिर रीनल का ब्लड फ्लो कम हो जाए। जब रीनल का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, फिर आपके पास रीनल का जो रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, रीनल का रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, उससे क्या होता है कि हमारे पास जो है ना सोडियम वाटर की रिटेंशन होती है, और आपके पास ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, फिर उससे एडीमा हो जाता है। या फिर माल न्यूट्रिशन हो गया है, आपके पास जो है ना प्रोटीन नहीं बन रही, या फिर नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह हो गया है। ठीक है, उससे क्या होता है? प्लाज्मा के एल्ब्यूमिन वगैरह कम हो जाता है, प्लाज्मा कोलाइटिस प्रेशर कम हो जाता है, उससे भी एडीमा हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद हमारे पास आती हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या होता है? थ्रोम्बोसिस की 3 वजह होती हैं। सबसे पहले एंडोथीलियल इंजरी होती है। एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है, या फिर हमारे पास हाइपर कोगेबिलिटी हो सकती है, या फिर abnormal ब्लड फ्लो। ठीक है। अब तीनों की वजह से हम जो कहते हैं इसे विर्चोट राइट कहते हैं। सवाल आता है कि थ्रोम्बोसिस की काजेज क्या हो सकती हैं? 3 काजेज। तो उसमें एंडोथीलियल इंजरी हो सकती है, abnormal ब्लड फ्लो हो सकता है, या फिर हाइपर कोगेबिलिटी स्टेट हो सकती है। ठीक है, ये 3 वजह होती हैं। इन तीनों को जो हम कहते हैं विर्चोट राइट कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके अलावा हमारे पास आ जाता है अब हाइपर कोगेबिलिटी की कॉजेज़ क्या होती हैं। अब हाइपर कोगेबिलिटी होती है, उसकी कॉजेज़ ये होती हैं कि सबसे पहले प्राइमरी होती है, फिर आगे सेकेंडरी होती है। प्राइमरी होती है जेनेटिक होती है, सेकेंडरी एक्वायर्ड जो हम हासिल करते हैं। जेनेटिक में यह आता है कि या तो वो जो कोगुलेशन वाले हैं वो ज़्यादा हो गए, या फिर जो कोगुलेशन कम करने वाले हैं वो कम हो गए। ठीक है, जैसे एंटीथ्रोम्बोथिन होता है, वो एंटी कोगुलेंट है, वो कम हो गया। ठीक है, उसकी डेफिशिएंसी हो गई, प्रोटीन सी एस की डेफिशिएंसी होगी। ठीक है, और जो कॉमन होते हैं उसमें क्या होता है? जो फैक्टर 5 होता है वो ज़्यादा हो गया, उसकी मोटेशन आ गई, लीडन मोटेशन कहते हैं इसे। और या प्रोथ्रोमिन वगैरह जो है जो थ्रोमिन बनाते हैं वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब एक्वार्ड जो हासिल करते हैं या तो इमोलाइजेशन, बेड रेस्ट वगैरह होगी, या फिर हम जो है ना वो कार्डिक वाल्व्स वगैरह, कैंसर, इस तरह से, या कार्डियोमायोपैथी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एस्ट्रोजन की लेवल ज़्यादा हो गया, या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव ले रहे हैं, या ओबेसिटी, स्मोकिंग, सिकल सेल एनीमिया वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है,
इसमें हार्ट की बीमारियां लगा दी हैं, कार्डिक वाल्व लगा दी है, एट्रियल फिब्रिलेशन वगैरह लगा दी है, बेड रेस्ट MI, एट्रियल फिब्रिलेशन, बेड रेस्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं इसमें जो है ना हमारे पास। एस्ट्रोजन ज़्यादा होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, कॉन्ट्रासेप्टिव वगैरह वो चीज़ें। ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे फेट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है पीडो, उसको हम कहते हैं कि बस पीडो से याद करते हैं। प्रोपगेशन है, एम्बुलेशन है, फिर आपके बाद रिजोल्यूशन है, फिर ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले प्रोपगेशन में क्या होता है कि दो चीज़ें जो है ना वो एक इसके अंदर बढ़ जाती हैं, एक प्लेटलेट्स, दूसरा फिब्रिन। ठीक है, प्लेटलेट्स और फिब्रिन बढ़ जाते हैं। एम्बुलेशन के अंदर एम्बुलेंस बन जाता है। डिजोल्यूशन के अंदर क्या होता है, डिजोल्व हो जाता है, कि वो डिजोल्व होके डिजोल्व हो जाता है इस तरह टीपीए वगैरह से। अगर वो बहुत पुराना हो गया तो उसको डिजोल्व करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर वो नया होता है डिजोल्व हो जाता है आराम से। ऑर्गेनाइजेशन या रिकनलाइजेशन के अंदर ये होता है कि हमारे पास ना उसके अंदर स्मूथ मसल वगैरह बनते हैं, तो एक ना नई कैपिलरी चैनल बन जाता है, एक कैपिलरी का चैनल। ठीक है, एंडोथेलियल सेल्स वगैरह, स्मूथ मसल, तो फाइब्रोब्लास्ट वगैरह ना एक चैनल बना देती हैं। ठीक है, फिर ये चीज़ हो जाती है हमारे पास। उसके अलावा एम्बोलिज्म होता है। एम्बोलिज्म की डेफिनेशन आनी चाहिए कि हमारे एम्बोलिज्म की डेफिनेशन क्या होती है कि एम्बुलेंस इज द डिटैच्ड इंट्रावास्कुलर सॉलिड लिक्विड मास होता है। ठीक है, डिटैच इंट्रावास्कुलर सॉलिड लिक्विड गैसियस मास होता है, जो कि हमारे पास ब्लड से या दूसरे ब्लड से कैरी होकर दूसरी जगह पे जाता है। ओरिजिन जहाँ से ओरिजिन है उसकी दूसरी डिस्टेंट जगह पे जाता है, जहाँ पे बना होता है वहाँ से किसी और जगह पे जाता है। ठीक है, ठीक है, और टिश्यू की या तो डिसफंक्शन कर देगा, इन्फार्क्शन कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, जहाँ पे डीवीटी लिखा होगा वहाँ पे पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, क्योंकि डीवीटी जो है वो किसी भी नीचे पॉपुलेटर वेन से या किसी भी फेमोरल वेन से बनता है। इलियोफेमोरल कहते हैं, इलियोफेमोरल वेन से बनता है। उसके बाद ना ऊपर जाता है, वहाँ पे जो हार्ट की जो ये राइट साइड होती है ना, वहाँ पे रिसीव करते हैं। रिसीव करने के बाद वो राइट वेंट्रिकल से ना हम सेंड कर देते हैं लंग्स के अंदर, पल्मोनी के अंदर, तो वहाँ पे जाके वो उसको फंसा देता है। ठीक है, अब वो उसकी ना वो पूछते हैं कॉम्प्लिकेशन या रिजल्ट पूछ लेते हैं कि वो क्या क्या हो सकता है ठीक है, तो उसकी अगर तो वो आपके पास जो है ना राइट और लेफ्ट जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं एक मेन से जो डिवाइड हो रही हैं, अगर तो वहाँ पे जाके वो जाके ऐसे ब्लॉक कर रहा है उसे, तो उसे हम कहेंगे सैडल एम्बुलेंस कहेंगे। अगर तो वो बहुत छोटे हैं, अक्सर होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो साइलेंट कहलाते हैं, उनका इतना रोला नहीं होता। ठीक है, इतना मसला नहीं होता, वो ये कहना चाह रहा है। फिर उसके बाद वो कहता है कि अगर तो है थोड़ा सा मीडियम साइज आर्टरीज को जाकर रोकता है, तो वो पल्मोनरी हेमरेज काज कर सकता है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि जो ब्रोंकियल सर्कुलेशन होती है ना लंग्स की, दो तरह से आ रही होती है, ब्रोंकियल भी आ रही होती है, वो उसको कंपनसेट कर लेती हैं। लेकिन अगर कहते हैं अगर जो लेफ्ट साइड का भी कार्डिक फेलियर होता है जहाँ से ब्रोंकियल सर्कुलेशन आ रही थी, फिर तो वो हेमरेज वगैरह इन्फेक्शन वगैरह कर देगा। लेकिन जो एंड आर्टरीज होती हैं, अगर वहाँ पे जो एम्बुलेंस चला जाए एंड आर्टरी स्मॉल आर्टरीज के अंदर, तो वो फिर इन्फेक्शन लाजमी करते हैं। अब इसकी 3 कॉम्प्लिकेशन आती है, 3 इसके रिजल्ट्स आते हैं। वो आपके पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन है, इन्फेक्शन है, फिर आपके पास राइट साइड वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है, कोर पल्मोनल जिसे कहते हैं। सिस्टेमिक थ्रोम्बोलिज्म का सिर्फ नाम पता हो। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास फैट एम्बोलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये सबसे ये याद रखना कि फैट जो होता है ना वो लॉन्ग बोन के फ्रैक्चर के अंदर आता है। तो सिनेरियो के अंदर ना वो लॉन्ग बोन का फ्रैक्चर लिखा होगा, फीमर का फ्रैक्चर लिखा होगा, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, सर्जरी के अंदर हो रही होगी कोई। अब इसका वो पैथोजेनेसिस पूछे, इसकी पैथोजेनेसिस जो है ना यहाँ पे लिखी हुई है कि पैथोजेनेसिस कैसे होती है, कि 2 तरीके से हो सकती है। या तो हो सकती है कि वो मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई हो, या फिर बायोकेमिकल इंजरी। अगर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, चाहे तो पल्मोनरी या जो लंग्स के अंदर, या फिर सेरिबेलम जो ब्रेन है उसकी जो माइक्रोवास्कुलर है ना, जो ब्लड वेसल्स है उसको जाके ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, ओक्लूड कर देगा। या पल्मोनरी या फिर जो आपके पास जो सेरिब्रल माइक्रोवास्कुलर है ना उसको जाके ओक्लूड कर देगा। ठीक है, या फिर बायोकेमिकल के अंदर क्या होगा कि वो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करेगा। कैसे हम जो हमारे पास लिपिड ग्लोब्यूल्स जो वहाँ से निकलते हैं ना फ्रैक्चर वाली साइड से, अब वो उसके अंदर क्या होता है कि वो जो है ना वो फैटी एसिड रिलीज करते हैं। फैटी एसिड जो जाके ना जो एंडोथीलियम है उसको जाके क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उसे करते हैं, छेड़ते हैं। ठीक है, जब उसे वो करते हैं ना, तंग करते हैं, तो वो फिर आपके पास क्या प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करवाने लग जाती है और ग्राउंड साइड को बुलाती है, उस तरह से हो जाता है, पैथोजेनेसिस होती है। फिर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर सबको पता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर क्या होता है कि लेबर के अंदर पोस्टमार्टम पीरियड के अंदर वन कैसे उसे ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो बस मिल जाती हैं, इसमें इतना ज़रूरी नहीं है। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, एयर एम्बोलिज्म के अंदर क्या होती है, ये भी आसान सा में भी एक बार आया हुआ था कि एयर एम्बोलिज्म के अंदर गैस बबल वगैरह बनती हैं, वो क्लूड कर जाती हैं। ठीक है, अब ये डिकम्प्रेशन सिकनेस वगैरह उनके अंदर होती है, ये केजियंस डिजीज़ होती है उसके अंदर होती है। ठीक है, इसमें हमारे पास ये चीज़ें होती हैं कि डिकम्प्रेशन सिकनेस वगैरह होती है। डिकम्प्रेशन सिकनेस क्या होती है कि एक स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं, वो नीचे जाते हैं, जब वो पानी के नीचे जाते हैं तो वो मतलब नीचे जाते हैं तो जो उनको प्रेशर लगता है ना, तो उसकी वजह से जो होता है ना जो एयर बबल्स होती हैं उनकी बॉडी के टिश्यू के अंदर चली जाती हैं। लेकिन जब वो वापस फ़ौरन जल्दी ऊपर आते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर आ जाते हैं जल्दी से, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि प्रेशर कम होने लगता है, तो जो एयर बबल्स होती हैं उनके टिश्यू से निकल के ब्लड वेसल के अंदर आके फिर वो जगह जगह पे चली जाती हैं। इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट होता है इसका।
ठीक है। तो एयर एम्बोलिज्म वहाँ से याद कर लेना। इन्फार्क्शन की डेफिनेशन पूछता है कि इन्फार्क्ट क्या होता है, एरिया होता है स्कीमिंग, जहाँ पे आपके पास ऑक्लूड होगी या वेस्कुलर ऑक्लूड होगी कि ब्लड ब्लड फ्लो नहीं पहुंचा तो वो आपके पास डैमेज होता है, ठीक है उसका। फिर रेड इन्फार्क्ट और वाइट इन्फार्क्ट, इसका क्या फ़र्क होता है? रेड इन्फार्क्ट और वाइट इन्फार्क्ट का ये फ़र्क होता है कि वाइट इन्फार्क्ट जो पेल वाला होता है उसके अंदर, और वाइट होता है रेड होता है हेमरेजिक होता है। जो वाइट वाला होता है ये आपके पास आर्टीरियल के ऑक्लूजन की वजह से आर्टरी नहीं पहुंच रही है, सॉलिड ऑर्गन के अंदर होता है, ठीक है। सिंगल यहाँ पे सप्लाई होती है। अब इसके अंदर जो होता है कि मल्टीपल LLIT, इसका निमोनिक होता है। लीवर, लंग्स, इंटेस्टीन और टेस्टीज होती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो मॉर्फोलॉजी होती है साइज स्मॉल होता है, इसके अंदर लार्ज होता है। इसके अंदर वेज शेप होता है, इसके अंदर वेज शेप नहीं होता। और इसके अंदर डीमा नहीं होता, इसके अंदर डीमा होता है, ठीक है। वाइट पेल इन्फार्क्ट के अंदर क्या होता है कि डीमा नहीं होता, इसके अंदर डीमा होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं बस। फिर शॉक, शॉक की क्या डेफिनेशन होती है? शॉक के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास कार्डियो आउटपुट कम हो गया, या फिर आपके पास जो है ना जो कार्डियो आउटपुट कम हो गया, या फिर ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से टिश्यू परफ्यूजन भी कम हो जाता है और हाइपोक्सिया हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हो जाती हैं। फिर इसमें तीन चीज़ें आती हैं कि तीन टाइप्स आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कार्डियोजेनिक होती है, हाइपोवॉल्यूमिक होता है और एसेप्टिक होता है। कार्डियोजेनिक के अंदर क्या होता है कि आपके पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह होता है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया, एट्रिकल फिब्रिलेशन वगैरह सारी चीज़ें डाल देनी है। कार्डिक टेम्पोनेट वगैरह, इसके अंदर मायोकार्डियल आपका काम नहीं करता है तो उसकी वजह से रिजल्ट इंट्रिंसिक मायोकार्डियल डैमेज की वजह से या ये चीज़ें होती हैं। हाइपोवॉल्यूमिक के अंदर जो वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है, अब वो कोई भी हेमरेज की वजह से या फ्लूइड लॉस की वजह से वो उन चीज़ों की वजह से हो जाता है, ठीक है। सेप्टिक के अंदर ग्राम पोस्टिक ग्राम नेटिव सब की वजह से होता है, ठीक है। सेप्टिक वेजोडाइलेशन, वेस्कुलर परमिटी का बढ़ना, लिकोसाइड का आना, न्यूट्रोफिल वगैरह DIC हो जाना। कार्डियोजेनिक शॉक की, ठीक है, यहाँ से ये बता देना। उसके अलावा सेप्टिक शॉक की पैथोजेनेसिस जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी यार रट्टा लगानी है कि सबसे पहले पैम्स होते हैं। पैम्स चार काम करते हैं, एक तो ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है। अब न्यूट्रोफिल या मोनोसाइट को बुलाता है, ठीक है। अब न्यूट्रोफिल मोनोसाइट को बुलाएगा तो वो कुछ चीज़ें रिलीज़ करेंगी। अब वो जो चीज़ें रिलीज़ करेंगी वो एक तो एंडोथीलियल एक्टिवेशन करेगा, एंडोथीलियल काफ़ी सारे काम करता है। उसके अलावा तीन चीज़ें और करेंगी, वो कुछ ऐसी चीज़ें रिलीज़ करेंगी वैसे डाइजेशन वेस्कुलर प्रोमेल्टी को बढ़ाएंगे जिसकी वजह से मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, या फिर उसे स्टैमिक इफेक्ट्स वगैरह, फीवर वगैरह वो चीज़ें करवाएंगी, या फिर आपके पास इंटरल्यूकिन 10, अपोप्टोसिस वगैरह वैसी चीज़ें रिलीज करेंगे। इम्यून सिस्टम को सप्रेस करेगा। इम्यून सिस्टम सप्रेस करने के बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा, इन्फ्लेमेशन को बंद करेगा। इन्फ्लेमेटरी जो होती है वो TGF बीटा होता है, इंटरल्यूकिन 10 होता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं। उसके अलावा पैम्स होते हैं, वो आपके पास कंप्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कराते हैं, ठीक है। वो एंडोथेलियल को एक्टिवेशन करता है, ठीक है। उसके अलावा फैक्टर 12 को एक्टिवेट कराता है, वो प्रो कोगुलेंट वगैरह होता है कि वो कोगुलेशन करवाता है, और एंटी कोगुलेंट जो चीज़ें होती हैं उनको कम करता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। फिर आपके पास ये माइक्रोवास्कुलर DIC, टिश्यू इस्कीमिया, एडिनल सफिशिएंसी ये कर देगा। इसको रट्टा लगाने वाली चीज़ है, इससे बताने का फ़ायदा नहीं है। फिर हमारे पास स्टेजेस आती हैं शॉक की। उसमें आपके पास सबसे पहले स्टेज तो नॉन प्रोग्रेसिव, जो प्रोग्रेस नहीं करता। इसके अंदर क्या होता है कि रिफ्लेक्स, अगर सिस्टम रिफ्लेक्स कंपेंसेटिव मैकेनिज्म होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो खुद ठीक हो जाता है। प्रोग्रेसिव स्टेट के अंदर ये होता है कि बीमारी हाथ से बाहर निकल जाती है, काबू से बाहर निकल गई, ठीक है। तो अब वो क्या प्रोग्रेस के अंदर टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन वगैरह इतनी ख़राब होती जा रही है, और वो ये चीज़ें होती हैं, हाइपरप्रोफ्यूजन हो रही है, सर्कुलेटरी मेटाबॉलिक सिरोसिस वगैरह बढ़ता जा रहा है। इरिवर्सिबल के अंदर इतना ख़राब हो गया, अगर वो ठीक भी करते हैं हम सारी चीज़ों को तो फिर भी वो ख़राब रहेगा, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारी ना चीज़ें छुपी हुई हैं, इसको करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये चीज़ें हैं। फिर देखो इसके अंदर जो है ना हमारे पास एक एंड पे कुछ अब सवाल आते हैं। तो ये बात याद रखना कि ना जो अगर सिनेरियोज आते हैं कि कौन से बंदे की मौत हुई है, हाइपोवॉल्यूमिक होगा ना वो कोल्ड स्किन होगी और कोल्ड होगी, ड्राई स्किन, पेल वगैरह। प्रॉफ के सिनेरियोज इस तरह से आते हैं, अगर लैक्टिक एसिडोसिस हुआ है, फीवर हुआ है, तो फीवर जहाँ पे भी होगा ना वो सेप्टिक शॉक है, वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक नहीं है। अब दो फर्क दोनों का आता है, हाइपोवॉल्यूमिक या सेप्टिक, इनमें बंदा कंफ्यूज होता है, कार्डियोजेनिक का नहीं आता। हाइपोवॉल्यूमिक के अंदर क्या है कि कोल्ड क्लेम स्किन है और रैपिड पल्स हो रही है और टैकिपनिया वगैरह अच्छी सिचुएशन हो रही है। हाइपोवॉलीमिया के अंदर अगर ऑन स्पॉट डेथ हो जाए, जिस बंदे का एक्सीडेंट हुआ उसके वक्त फ़ौरन मौत होगी तो हाइपोवॉलीमिया है। लेकिन अगर 2 दिन बाद मौत हुई है तो इसका मतलब इन्फेक्शन हुआ, फिर उसके बाद मौत हुई, सेप्टिक शॉक आ गया, ठीक है। और अगर कोई एंडोटॉक्सिन मेडिएटेड डेथ है, ये पास पेपर का है, एंडोटॉक्सिन मेडिएटेड डेथ है, तो वो सेप्टिक शॉक के बाद फिर लिखना है। फीवर लैक्टिक एसिड सेप्टिक शॉक लिखना है। कोल्ड क्लेम स्किन है तो हाइपोवॉलीमिया लिखना है। हॉट है तो फिर सेप्टिक शॉक लिखना है। हॉट में फीवर से मुराद उसकी है, और वगैरह इसके अलावा भी और चीज़ें होती हैं वो पास पेपर से देख लेनी है, ठीक है। अभी मेरे ध्यान में इतनी चीज़ें। बाकी उसके अलावा ये कुछ डब्बे हैं, इनको कर लेना, ठीक है। ये अब तो चार चीज़ें लिखी हुई हैं। एक तो पल्मनी है कंजेशन, उसकी एक्यूट फॉर्म है, उसकी क्रॉनिक फॉर्म है। एक्यूट फॉर्म पढ़ लेना,
क्रॉनिक फॉर्म के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो है ना हार्ट फेलियर सेल्स बन जाते हैं। हार्ट फेलियर सेल्स क्या होते हैं? मैक्रोफेज रिलेटिंग विद हेमोसाइटिन वगैरह, इन चीज़ों को हार्ट फेलियर सेल्स कहते हैं, तो क्रॉनिक पल्मोनी के अंदर बनता है। और अक्यूट हिपैटिक के अंदर क्या होता है? अक्यूट हिपैटिक खुद पढ़ लेना, जो क्रॉनिक पैसिव कंजेशन होती है लीवर की, उसके अंदर जो है ना नटमेग लीवर पड़ता है, लीवर बनता है, ये एमसीक्यूज होता है क्रॉनिक पैसिव कंजेशन ऑफ लीवर के अंदर, ठीक है। और इसके अंदर ये पढ़ लेना क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर हमारे पास पिटिकिया, पुरपुरा और इक्कीमोसिस आते हैं कि पिटिया के क्या होता है 1 से 2 मिलीमीटर तक होता है, पुरपुरा होता है 3 से 5 मिलीमीटर तक होता है, और इक्कीमोसिस जो 1 से 2 सेंटीमीटर तक होता है। इतना बड़े बड़े होते हैं, इनका कलर देख लेना, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास एक सवाल आता है कि हमारे पास ये जो GB1 भी होता है, बर्नोस होल्डियर होता है, और GB2 भी और 3 ये जो होता है वो हमारे पास ग्लैंसमैन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। लास्ट में हमारे पास ये वाला टेबल है, इसको देख लेना है। इसके पास पेपर के अंदर सवाल आए हुए हैं। लाइन ऑफ ज़ेन क्या होता है पहले तो ये बताओ, ठीक है। फिर आर्टीरियल और जो वीनस थ्रोम्बाई है उनका फ़र्क क्या होता है। फिर पोस्टमार्टम एंटीमार्टम जो क्लोट होता है ये उसके अंदर लिखा हुआ, अच्छा फोरेंसिक के अंदर, तो वहाँ से भी कर सकते हो। अब इसमें यही लिखा हुआ कि जो लाइन ऑफ ज़ेन ना अल्टरनेटिंग लाइंस होती हैं। अब एक लाइन के अंदर जो है हमें एक लाइन के अंदर हमें मिलेंगे पेरिटनस और फाइब्रिन मिलेंगे, ठीक है। दूसरी लाइन के अंदर अभी आरबीसी मिल रहे होंगे। इस तरह की सिचुएशन होती है, ठीक है। अभी किस तरह होती है आहिस्ता आहिस्ता खुद पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगी। एंटीमोडम थ्रोम्बाई के अंदर प्लेटलेट्स आ जाते हैं। वीना थ्रोम्बाई जिसे हम जिस दूसरा नाम थ्रोम्बोसिस के अंदर जो है ना स्लगिशनेस हो जाती है, और इसके अंदर जो है ना रेड स्ट्रेसी वगैरह ये चीज़ें होती हैं। आरबीसी ज़्यादा होती हैं, उसके अंदर प्लेटलेट्स ज़्यादा होती हैं। इन दोनों का फ़र्क पाँच रुपये के अंदर अच्छा लिखा हुआ है। फिर हमारे पास कहाँ कहाँ पे जो हमारे पास ना थ्रोम्बाई वगैरह बनते हैं, ये 5 रुपये का सवाल है। अपर एक्सट्रीमिटी में, पेरी प्रोस्टेटिक प्लेक्सिस में, ओवेरियन वगैरह ये चीज़ें जहाँ पे बनते हैं। फिर लिखा हुआ है पोस्टमार्टम क्लोट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें होती हैं, जिलेटिनस होता है, डार्क रेड रिमाइंडर होता है, येलो चिकन फैट होता है। फिर हमारे पास रेड थ्रोम्बाई है, ये चीज़ें लिखी हुई हैं। फिर जो हार्ट के अंदर बनती है उसे वेजिटेशन कहते हैं। एमसीक्यूज है कि हार्ट वॉल्स के अंदर क्या बनते हैं, क्या कहते हैं। फिर इन्फेक्टिव कार्ड एंडोकार्डाइटिस है, ये चीज़ें इनको आप एक बार पढ़ लोगे तो हो जाएगा। बाकी अलहमदिल्ला चैप्टर हो गया।